नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। सोयाबीन की फसल में कीट और रोगों का नियंत्रण। कंद के द्वारा प्याज की खेती करने का तरीका। मध्य प्रदेश में सोयाबीन खरीफ की एक प्रमुख तिलहनी फसल है, जिसकी खेती बड़े क्षेत्रफल में की जाती है, लेकिन उत्पादकता अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है। यदि कम उत्पादकता के कारणों पर प्रकाश डालेंगे तो हम पाएंगे कि सोयाबीन की फसल में कीट और रोगों का प्रकोप अधिक होता है, जिनका समय रहते नियंत्रण नहीं करने पर फसल खराब हो जाती है। इसलिए आप इनकी पहचान करके नियंत्रण के लिए क्या करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के विषय विशेषज्ञ बृजकिशोर प्रजापति। जो है मुख्य रूप से लगने वाली जो कीट और बीमारियां हैं उस पर हम चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि वर्तमान में हम देख रहे हैं जो बारिश के बाद जो है मौसम खुलने पर जो है सोयाबीन की फसल जो है इस पर जो है फल लग चुके हैं और विभिन्न प्रकार के फली वेदक कीट जो होते हैं, जिसको ग्राम पॉड बोरर भी बोला जाता है, वह कीट बहुत तेजी से लगा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोयाबीन की फसल को सबसे अधिक नुकसान कीट और रोगों के प्रकोप से होता है। यदि आपने समय रहते इसका नियंत्रण नहीं किया तो सोयाबीन के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। इसलिए आप इनकी पहचान कर समय रहते नियंत्रण जरूर करें। तो सोयाबीन में हमारे क्षेत्र में मुख्य रूप से जो लगने वाले कीट हैं, जो पत्ती को खुरच कर खाते हैं, और दूसरे जो होते हैं अभी फली की अवस्था में सोयाबीन आ रखा है, तो सोयाबीन की जो फली होती है उसमें जो होते हैं लार्वा जो होते हैं इल्लियों के, वह जो होते हैं छिद्र बनाकर जो होते हैं दाने को खाते रहते हैं, जिसके कारण जो है गुणवत्ता जो है कम होती है और उत्पादकता भी निश्चित रूप से कम होती है। तो इसमें मुख्य रूप से जो लगने वाले कीट हैं सेमी लूपर है, उसके अलावा जो है तम्बाकू कैटल बीरल जो है पॉड बोरर जो है सबसे ज़्यादा समस्या है हमारे क्षेत्र में। और इसके लक्षण आप समझ सकते हैं कि इसके जो लार्वा होते हैं वो जो फली बनती है उसके अंदर के जो दाने को होते हैं वो खुरच कर खाते हैं, तो ये फली को छेद करके शरीर का आधा भाग जो है हवा में बाहर की ओर लटका हुआ होता है और अंदर के जो दाने को है यह खुरच कर खाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो दाना है वो पूर्ण रूप से जो है विकसित नहीं हो पाता है और जो दाने की गुणवत्ता है वह निम्न रूप से कम हो जाती है। नियंत्रण के लिए जो है हम सर्वप्रथम तो यह हमारी जो यांत्रिक विधियां होती हैं कि ग्रीष्म काल में जो होता है खेत की गहरी जुताई अवश्य करें, जिसके कारण जो है लार्वा और अंडे जो है नष्ट हो जाए। उसके अलावा जो हमारा खेत है, खेत के चारों तरफ जो खरपतवार मेड़ पर लगे हुए होते हैं, खेत में लगे हुए होते हैं, उसको भी निश्चित रूप से निकाल दे, जिसके कारण जो होता है कीट का जीवन चक्र जो है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट जो होता है ना हो सके। और इसके अलावा जो होता है जैसे हम जैविक कीटनाशक का भी निर्माण करके जो है हम इन कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट जो होता है उसका 5% की दर से उपयोग करना होता है। नीम का तेल जो होता है 2% की दर से हमें उपयोग में लाना होता है। इसी प्रकार से अगर हम रासायनिक कीटनाशकों का अगर उपयोग करना चाहते हैं तो रासायनिक कीटनाशकों में जैसे क्लोर एंट्रा निलीप्रोल है, उसकी 150 ml मात्रा जो है 500 लीटर पानी में घोलकर जो है प्रति हेक्टेयर की दर से हम छिड़काव कर सकते हैं। इसी प्रकार से इमामेक्टिन बेंजोएट है जो 5% की दर से आता है, जिसका जो है 250 ml मात्रा जो है उसे जो है हम 500 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से कुछ कीटनाशक हैं, इनमें से किसी एक कीटनाशक का उपयोग करके जो है आप फली वेदक कीट का मुख्य रूप से नियंत्रण कर सकते हैं। सोयाबीन में गेरुआ रोग ये एक फफूंद जनित रोग है, जिसका प्रकोप फूल बनने की अवस्था में ही देखा गया है। रोग के कारण पौधों पर छोटे छोटे सुई के नोक के आकार के मटमैले भूरे और लाल भूरे सतह पर उभरे हुए धब्बे दिखते हैं। इन धब्बों के आसपास का हिस्सा पीला होता है। धब्बे पहले पत्तियों के निचली सतह पर आते हैं, बाद में ये धब्बे गहरे भूरे काले रंग के हो जाते हैं। वो धीरे धीरे पूर्ण पत्ती पीली पड़कर सूख जाती है। ग्रसित पत्तियों को उंगली से थपथपाने पर भूरे रंग का पाउडर जैसा निकलता है। इस रोग की रोकथाम के लिए रोगरोधी किस्मों का चयन करें, उचित फसल चक्र अपनाएं। इसके अलावा रोग के रासायनिक नियंत्रण के लिए हेक्साकोनाजोल दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने पर इस रोग का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। और अब जो है दूसरा मुख्य रूप से लगने वाला जो बीमारी है
येलो मोजाइक वायरस, जिसके कारण जो पत्तियां जो होती हैं वो पीली पड़ने लगती है। यह मुख्य रूप से जो वाइट फ्लाई होता है, सफ़ेद मक्खी होती है, इसका वाहक होता है इस वायरस का, जिसके कारण जो है आप देखेंगे कि सोयाबीन फसल जो होती है उनमें पत्तियां जो होती हैं शुरुआत में जो हरे भाग में जो है पीले पीले रंग के स्पॉट बनते हैं, गोल गोल धब्बे बनते हैं। और इसकी अधिकता होने पर वायरस की अगर बहुत ज़्यादा नियंत्रण नहीं कर सकते अगर वाहक का, इसके कारण क्या होता है पूरी पत्तियों पे जो होता है यह वायरस फैल जाता है, जिसके कारण पूरी पत्तियाँ पीले रंग कर होकर जो है पड़वार रुक जाती है। इसके कारण क्या होता है फली की संख्या भी जो होता है पौधे में कम बनते हैं, दाने कम बनते हैं, कुल मिलाकर आप देखेंगे तो जिसके कारण जो है उत्पादकता निश्चित रूप से कम हो जाती है। तो इसके नियंत्रण के लिए जैसा मैं आपको प्राकृतिक खेती के अंतर्गत जैसे आपको निमास ब्रह्मास्त्र अग्निया से बताया, आप उसका उपयोग कर सकते हैं 1 हफ्ते के अंतराल में। दूसरा, अगर कीटनाशक के द्वारा करना चाहते हैं तो रासायनिक कीटनाशक में जैसे इमिडाक्लोपिड है, इसकी जो है 200 ml मात्रा जो है 5 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। इसी प्रकार से थायोमेथेक्साम नामक दवा होती है, उसका भी जो है आप 40 ग्राम 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव कर सकते हैं, या 125 ग्राम मात्रा जो है 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से जो वाइट फ्लाई, जो सफ़ेद मक्खी, जो पीला मोजाइक वायरस के जो वाहक हैं, इसको आप नियंत्रण कर लेते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। खेती में मुनाफा बढ़ाने के लिए किसान आज के समय में प्याज की खेती में नई तकनीकों को अपना रहे हैं। इसी के तहत आज हम बात कर रहे हैं प्याज के कंदों की सीधी बुवाई के बारे में। वैज्ञानिकों और इस तकनीक को अपना रहे किसानों का मानना है कि प्याज के कंदों को सीधे खेत में लगाने पर बम्पर पैदावार मिल रही है। साथ ही इसमें ड्रिप और मल्चिंग के प्रयोग से उपज और बढ़ जाती है। इस तकनीक पर वैज्ञानिकों और किसानों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो प्याज का तरीका था खरीफ में सीड के द्वारा लगाई जाती थी। कुछ राज्यों में आज भी सीड बहुत लगाकर जो है सीडलिंग के द्वारा जो है और प्याज उगाई जाती है खरीफ सीजन में। कुछ राज्यों में अभी फार्मर्स, किसान जितने भी हमारे इतने जागरूक नहीं है, तो उसके लिए फिर ये एक दूसरा ऑप्शन है गंठियों का। बरसात खरीफ में जब ये हम प्याज का वो तैयार करेंगे नर्सरी, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है नर्सरी तैयार करने में। जो किसान, कुछ किसान ऐसे होते हैं कि नर्सरी तैयार कर लेते हैं, बहुत अच्छी मेहनत कर कर उसको जो है अच्छे से सीडलिंग तैयार कर लिया नर्सरी प्याज की। उसके बाद में फिर उसकी जब 40-45 दिन की नर्सरी हो जाती है तो उसको फिर रोपाई कर देते हैं, जैसा कि अभी ट्रांसप्लांटिंग ज़्यादातर किसानों की हो चुकी है। कुछ किसानों के पास समय नहीं है नर्सरी पैदा करने का या नर्सरी की देखरेख करने के लिए। जो किसान भाई समय बचाकर और बगैर रिस्क के करना चाहते तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये, सबसे अच्छा तरीका है कि आप गंठियों द्वारा प्याज पैदा करें। आज खेती से आमदनी बढ़ाने के लिए किसान और हमारे वैज्ञानिक नए नए तरीके अपना रहे हैं और अनुसंधान भी कर रहे हैं। उसी कड़ी में गंठियों से प्याज की खेती किसानों के बीच प्रचलित हो रही है। इस तकनीक में उन्नत किस्म के बीज से जनवरी-फरवरी माह में गंठियां तैयार की जाती हैं और उसकी रोपाई खरीफ में की जाती है। मैं आगे ये भी चाहूँगा निफ्को के थ्रू कि ये किसानों को प्याज का बीज देकर यही गंठियां बनवाएं अपने यहाँ, और उन गंठियों का यही, उस गंठियों को किसान को यहाँ दें और उससे प्याज बने। क्योंकि अभी क्या है कि हम लोग कोशिश करेंगे, जैसा अभी जनवरी फरवरी के महीने में प्याज का बीज के द्वारा गंठियां बनाई जाती हैं। आज खेती में मल्चिंग का उपयोग बढ़ गया है और इसमें खेती करने से फसलों की उपज भी बहुत बढ़ गई है। बिना मल्चिंग के सब्जियों या अन्य फसलों में खरपतवारों की समस्या अधिक आती है, जिससे उपज भरपूर नहीं मिलती है। फिर दूसरा क्या है कि जिस तरीके से ये मल्चिंग पे लगाया जा रहा है, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है आगे आने वाले समय में। इस एरिया में किसानों के लिए बिल्कुल एक नया प्रकरण है कि अगर नए तरीके से ये इस तरीके का सक्सेस हो गया तो काफी अच्छा किसानों का वो रहेगा। और धीरे धीरे देखिए, सरकार भी चाहती है कि आज धान की तरफ से थोड़ा सा रुझान किसान का कम हो और धान की तरफ से रुझान कम होकर कुछ सब्जियों की तरफ जो जाए, तो उससे उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये कि खरीफ प्याज का उत्पादन लें। और जब इस समय प्रोडक्शन निकलेगा, ये निकलेगा प्रोडक्शन इसका नवंबर दिसंबर में, और उस समय रेट बहुत अच्छा रहता है। भारत सरकार ने इसी
वजह से ही इस खरीफ ऑनियन का ये प्रोडक्शन स्टार्ट किया, रिसर्च किया NHRDF के थ्रू। ये काफी बड़ा एक ये अचीवमेंट रहा है कि जब एक रबी सीजन की हम प्याज लगाते हैं तो पूरे साल भर टिक नहीं पाती, कैसे कंज्यूम हो पूरे साल भर के लिए। तो इसलिए बीज की कुछ ये वैरायटी निकाली हमारे थ्रू भी। एक एग्रीफाउंड डार्क रेड है NHRDF के थ्रू और L883 है। 2 वैरायटी ऐसी हैं कि जो हमारी बरसात में सबसे अच्छा रहता है। और ये L883 का तो रिजल्ट और भी अच्छा है क्योंकि वो 10 दिन पहले तैयार हो जाती है। जो हमारी 100-110 दिन में ये ADR होती है वो 90 से 100 दिन के बीच में L883 हो जाती है और बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। प्रोडक्शन भी अच्छा है, उसके थ्रू भी गंठियां तैयार की जा सकती हैं। तो अब आज के डेट में हमारे पास दोनों ऑप्शन है। जो किसान भाई इंटरेस्टेड हैं विदाउट गंठियों के, तो उनको मेहनत करके नर्सरी तैयार करना पड़ेगा। और जो किसान भाई नर्सरी नहीं तैयार कर पा रहे हैं डायरेक्ट गंठियों से, तो वो गंठियां बना लें अपना। गंठियां बनाने के लिए वही 4 से 5 किलो बीज लगता है और उसी हिसाब से नर्सरी जो पहले जो बीज पड़ता है 8 से 10 किलो पर हेक्टर के हिसाब से, उसी हिसाब से बीज पड़ता है और गंठियां तैयार कर लेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फसलों के उत्पादन में आज विविधीकरण करने की जरूरत है। इससे उत्पादन और आय तो बढ़ती ही है, फसलों का हेरफेर करने से पानी की भी बचत होती है। इसी क्रम में खरीफ में प्याज की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है और खरीफ में गंठियों से रोपाई की सलाह दी जा रही है। एक बेड पे आप ये देखिए, ये आपके 100 मीटर की है, 100 मीटर की है, तो एक लाइन में 7 गंठियां लग रही हैं और 4 बाई 4 का डिस्टेंस है इसका। तो इस तरह से ये प्लांटिंग की जा रही है और जो डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए कि भाई ज़्यादा नज़दीक भी नहीं हो। कभी कभी क्या होता है लगाने में कोई नज़दीक हो जाती है, लग जाती है, कोई जो है ज़्यादा डिस्टेंस दूर हो जाता है प्लांट टू प्लांट। लेकिन इसमें बिल्कुल डिस्टेंस मेंटेन रहेगा 4 बाई 4 का और अच्छा प्रोडक्शन होगा। अब हम इसमें जो भी एक शेड्यूल बनाएंगे मशीन से ही आएगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो सोल्यूबल फर्टिलाइजर हैं वो 1 किलो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलो आवश्यकता अनुसार जो पौधे की मांग होगी, ज़रूरत होगी पौधे की, उसी के अनुसार हम। लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ये 3 तो मेन है, बाकी जो माइक्रो एलिमेंट हैं उनको भी हम सॉइल टेस्ट कराने के बाद वो भी ड्रिप से दे सकते। इस नई तकनीक को अपनाकर किसानों में एक आशा बनी है कि उनका उत्पादन बढ़ेगा और बहुत से किसान इसे अपना भी रहे हैं। आइए मिलते हैं एक ऐसे ही किसान से। हम प्याज का पहले खुले में करते थे, उसमें बहुत इतनी इल्ड या पैदावार नहीं होती थी, खरपतवार बहुत ज़्यादा जामते थे खुले में और खार खूर भी बहुत ज़्यादा डालना पड़ता था। अब ये जो मल्चिंग वाला और ड्रिप वाला सिस्टम से करने जा रहे हैं, इससे मतलब एक तो कबाड़ की भी नहीं जामेगा, मल्चिंग होगी और ड्रिप में पानी भी मतलब पूरा जाएगा। कहीं भी फसल खराब होने का कोई खतरा नहीं है पानी से। जैसे पानी से भी फसल खराब हो जाएगी तो इसमें पानी से फसल खराब होने का कोई भी खतरा नहीं है और पैदावार भी कई गुना ज्यादा है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर एवं संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ के अधिकांश स्थानों में मध्यम से घने बादल छाए रहने के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि धान की फसल पर पीला तना छेदक कीट के वयस्क दिखाई देने पर फसल का निरीक्षण कर तना छेदक के अंड समूहों को एकत्र करके नष्ट कर देवें। साथ ही साथ डेड हर्ट को खींचकर निकाल देवें। तना छेदक की तितली 1 मौत प्रति वर्ग मीटर में दिखाई देने पर फिप्रोनिल 5 SC की 1 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर दर से छिड़काव करें। पत्ती मोड़क कीट 1 से 2 पत्ती प्रति पौधा होने पर फिप्रोनिल 5 SC की 800 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। धान की फसल में रोग के
प्रारंभिक अवस्था में निचली पत्ती पर हल्के बैंगनी रंग के धब्बे पड़ते हैं, जो धीरे धीरे बढ़कर आंख या नाव के समान बीच में चौड़े एवं किनारों में सक्रिय हो जाते हैं। इन धब्बों के बीच का रंग हल्के भूरे रंग का होता है। इसके नियंत्रण के लिए टेबुकोनाजोल 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। धान की पत्ती के किनारों वाला ऊपरी भाग हल्का पीला सा हो जाता है और पूरी पत्ती मटमैले पीले रंग की होकर पत्रक तक सूख जाती है। रोग के लक्षण दिखाई देने पर यदि पानी उपलब्ध हो तो खेत से पानी निकालकर 3 से 4 दिन तक खुला रखें और 25 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। धान की फसल इस समय बाली की अवस्था पर है और इस समय गंधी बग कीट का प्रकोप दिखाई देने को मिल रहा है। इससे बचाव के लिए नीम बीज का चूर्ण 5% का छिड़काव 10 दिन के अंतराल पर 2 बार करें अथवा कीटों का प्रकोप अधिक होने पर क्लोरांट्रानिलीप्रोल 18.5 SC की 150 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। सोयाबीन की फसल में प्रति मीटर क्षेत्र में यदि 2 से 3 इल्ली पाई जाती है तो किसानों को यह भी सलाह दी जाती है कि पत्ती खाने वाले कीटों के हमले से फसल को बचाने के लिए क्लोरांट्रानिलीप्रोले 18.5 SC की 150 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से स्प्रे करें। उड़द और मूंग की फसल में फली पक जाने पर तुड़ाई का कार्य करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे शीत ऋतु में सब्जियां जैसे फूल गोभी और बंद गोभी की नर्सरी की बुआई शुरू करें। मुर्गी घरों में गीले बिछावन को तुरंत हटा दें और नया और सूखा बिछावन डालें। खूनी दस्त से बचाव के लिए 30 ग्राम बर्मिक्स पाउडर पानी में मिलाकर 3 से 5 दिनों तक पिलाएं। किसानों को डेयरी पशुओं के बछड़ों को कृमिनाशक दवा देने की सलाह दी जाती है। पशुशाला में पशुओं को मच्छरों एवं अन्य कीटों से बचाव के लिए गीला कूड़ा कचरा जलाकर धुआं करें। सिंचित क्षेत्रों में पशुओं को खिलाने के लिए सितंबर के अंतिम सप्ताह में बरसीम चारा लगाने की तैयारी करें। सितंबर माह में बकरियों भेड़ों को एंट्रोटॉक्सिमिया नामक बीमारी का टीका अवश्य लगाएं। बढ़ते मेमनों को 6 से 10 सप्ताह की उम्र में इस बीमारी का टीका लगवाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उससे पूछा है ग्राम मझौली जिला जबलपुर के कृषक संतोष कुमार ने। ये दुधारू पशुओं के संतुलित आहार प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो संतोष कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। और मैं आप सभी को पशुओं में आहार प्रबंधन के विषय में जानकारी देना चाहूँगी। चूँकि हम पशु खरीदते हैं और उसमें बहुत पैसे खर्च करते हैं, मगर यदि हम पशुओं का आहार प्रबंधन अच्छे तरीके से नहीं करते हैं तो उनसे हम प्रोडक्शन नहीं ले पाते, पशुओं से दूध का उत्पादन अच्छे से नहीं होता। इसीलिए हमें आहार प्रबंधन बहुत आवश्यक है। किसान भाइयों, दुधारू पशुओं से अधिक दुग्ध उत्पादन मिले, इसके लिए पशुओं के आहार प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यदि आप थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं तो दूध उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है, जबकि डेयरी व्यवसाय में 60% खर्चा आहार प्रबंधन पर ही आता है। इसलिए आहार प्रबंधन पर अधिक ध्यान देने की जरूरत होती है। तो पशुओं का जो आहार की मात्रा जितनी उन्हें ज़रूरत है उसका कैलकुलेशन हम ड्राई मैटर के हिसाब से करते हैं। कितना ड्राई मैटर कितने किलो के पशु को आवश्यक है। तो सबसे पहले जैसे हमारे देसी पशु हैं, जो देसी गाय हैं, उनको हम उनके बॉडी वेट का 2% ड्राई मैटर इंटेक करते हैं और क्रॉस ब्रेड जो गाय हैं उनको 2.5% और भैंसों में 3% जो उनका बॉडी वेट है उसका हम उनका ड्राई मैटर रखते हैं। अब जो हम ड्राई मैटर कैलकुलेट करते हैं उसमें से 2/3 हम उनको चारा देते हैं, रफेज कहलाता है, और 1/3 उसको हम दाना मिश्रण से पूर्ति करते हैं।
और जो रफेज की चारे की क्वांटिटी है उसमें हम 2/3 सूखा चारा रखते हैं और 1/3 हरा चारा उनको देते हैं। अब उदाहरण के लिए जैसे हमारे पास 500 किलो की एक भैंस है तो उसको हम 3% ड्राई मैटर इंटेक देंगे, तो उस हिसाब से उसे 15 किलो हम ड्राई मैटर दिन में हमें देना है, जिसमें से 2/3 यानी लगभग 10 किलो हम उसको चारा देंगे। अब चारा जो 10 किलो है उसमें से हमें 2/3 देना है उसको सूखा चारा, तो उस हिसाब से, और सूखे चारे में 90% ड्राई मैटर होता है, तो लगभग 7.5 किलो हमारा सूखा चारा होगा। और जो हरा चारा है उसमें ड्राई मैटर कम होता है, पानी ज़्यादा होता है, तो उसमें 10% लगभग ड्राई मैटर होता है, और इसलिए उसका लगभग 33-33.5 किलो हमें देना होगा। और दाने में भी 90% करीब ड्राई मैटर होता है, तो उस हिसाब से 5.5 किलो दाना हमें उसे प्रतिदिन देना है। अब दाने में जो ग्रेन्स हैं, दाने हैं, वो हमें लगभग 2 किलो देना है, और जो खली है वो 2 किलो मिलाना है उसमें, और दालों के जो छिलके हैं वो लगभग 1 किलो मिलाना है। इसके अलावा उसमें हमें नमक और मिनरल मिक्सचर भी मिलाना होता है। अब ये तो हुआ मेंटेनेंस राशन, उसका जो उसको दैनिक पूर्ति करने के लिए ज़रूरी है। मगर अब यदि ये गाय या भैंस दूध दे रही है तो उसमें हम 1 किलो ड्राई मैटर पर 3 लीटर दूध गाय में बढ़ा देते हैं, और भैंस में यही मात्रा अपन 1 किलो ही बढ़ाते हैं पर 2.5 लीटर दूध के लिए बढ़ाते हैं। और प्रेगनेंसी होगी यदि गाभिन पशु है तो हम उसको मोटे तौर पे ये मान सकते हैं कि 500 ग्राम प्रति 3 महीने में हमें ड्राई मैटर इंटेक बढ़ाना होगा उसका। और मिनरल मिक्सचर 1 से 2% मिलाना है, और विटामिन दे सकते हैं यदि हरा चारा पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो अपन को प्रति 100 किलो दाने पे 20 से 30 ग्राम विटामिन मिलाना होगा। और इन केस आपके पास चारे में सिर्फ भूसा ही है तो हम उसे 1 से 2% उसमें लाइम स्टोन पाउडर मिला देते हैं। पानी हमेशा स्वच्छ दें, और उसकी अवेलेबिलिटी पूरे समय होनी चाहिए, मतलब एडलिप पानी हमारे जानवरों को उपलब्ध होना चाहिए। यदि हम घर में दाना बनाना चाहते हैं तो यदि आपके पास कम मात्रा में, कम संख्या में पशु हैं तो घर पे बनाना बहुत फ़ायदेमंद नहीं रहेगा, मगर हाँ आपके पास ज़्यादा मात्रा में पशु हैं तो आप घर पर बना सकते हैं। पशुपालक भाइयों, घर पर 100 किलोग्राम संतुलित आहार मिश्रण तैयार करने के लिए मक्का या जौ 40 किलोग्राम, मूंगफली की खली 20 किलोग्राम, दालों की चूरी 17 किलोग्राम, चावल की पालिश 20 किलोग्राम, मिनरल मिक्सचर 2 किलोग्राम, साधारण नमक 1 किलोग्राम, इन सभी अवयवों को अच्छी तरह मिलाकर सूखे स्थान पर भंडारित करें तो पशुपालक भाइयों, इस तरह आप संतुलित आहार मिश्रण स्वयं घर पर तैयार करके अपने पशुओं को खिला सकते हैं और अधिक दूध उत्पादन ले सकते हैं। अब बात करते हैं पशुओं को आहार खिलाते समय क्या क्या सावधानियां रखी जानी चाहिए जिससे पशुओं का स्वास्थ्य ठीक बना रहे। इन पहलुओं पर खासकर ध्यान देने की जरूरत होती है। हमें पशुओं में हरा चारा देना है तो उसको थोड़ा सा हम सुखा के देते हैं और प्रॉपर तरीके से उसकी कटिंग होनी चाहिए। वहीं हमें हरा चारा और सूखा चारा मिक्स करके देना चाहिए। बहुत अधिक मात्रा में हरा चारा नहीं देना चाहिए, इससे उनकी पाचन, जानवरों की जो पाचन तंत्र है उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और अपच की शिकायत होगी। दाना आप यदि स्टोर कर रहे हैं तो उसके लिए ये ध्यान रखें कि वो दाना सूखी अवस्था में होना चाहिए, क्योंकि दाने में बहुत जल्दी फंगस होती है, इसमें खली रहती है जो ऑयल कंटेंट होता है, उसके कारण फंगस भी बहुत जल्दी होती है। और यदि हम फंगस वाला खाना खिलाएंगे तो उससे हमारे पशुओं की सेहत में बुरा असर होगा। और यदि आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से पशुओं से अच्छा उत्पादन आप ले सकेंगे। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।